नमस्कार साथियों, मैं आदर्श शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आखिरी एग्जाम में। और हम फिर से एक बार पॉलिटी की क्लास में मिल रहे हैं और जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है संविधान। तो ये संविधान बेसिकली होता क्या है? संविधान किसी भी राज्य का वह दस्तावेज होता है जिसमें ये उस राज्य का एक तरह से दर्पण बोल सकते हैं। हम लोग संविधान को उस राज्य या राष्ट्र का या दर्पण बोल सकते हैं, क्योंकि संविधान में राज्य द्वारा प्रशासन और विदेश नीति और राज्य के क्या कर्तव्य हैं, राज्य की सरकार के का स्थायित्व, सारी वो छोटी से छोटी चीजें जो प्रशासन के लिए आवश्यक हैं, और जनता को भी इसमें पूर्ण महत्व दिया जाता है। जनता का क्या राज्य के प्रति कर्तव्य है और जनता को क्या राज्य से प्राप्त होगा, वो सारी चीजें वो बेसिकली संविधान में लिखी होती हैं और वो कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होती हैं। इसलिए हम सीधे से एक शब्द में बोलें तो संविधान किसी भी राज्य का वह दस्तावेज है या वह ग्रंथ है जिसमें राज्य द्वारा जनता के लिए और जनता द्वारा राज्य के लिए क्या करना आवश्यक है और क्या करना अनावश्यक है, वो सभी बातें उस राज्य की प्रशासनिक नीति, वित्त नीति और विदेश नीति और जितनी भी नीतियां होती हैं जो प्रशासन के लिए आवश्यक होती हैं, वहाँ का शासन, सरकार, स्थायित्व, सारी चीजों को एक सूचीबद्ध तरीके से एक कानूनी मान्यता प्राप्त करके एक ग्रंथ या एक ग्रंथ में लिखकर और उसको सर्वोच्चता प्रदान की जाती है, उसे संविधान कहते हैं। तो संविधान में हम आज पढ़ेंगे, जैसा कि हम लोग पिछली वीडियोज में पढ़ चुके हैं कि जो अंग्रेज थे वो कैसे कैसे 1757 से और 1946 तक कैसे कैसे एक्ट लाते रहे, और 1947 में माउंटबेटन द्वारा भारत और पाकिस्तान जैसे दो भारत के हिस्से कर दिए गए। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि अंग्रेजों द्वारा जो प्रशासन लाया गया तो ठीक था, लेकिन भारतीयों द्वारा भी अपने संविधान को बनाने के लिए कब कब क्या क्या मांगे की गई और भारतीय संविधान कैसे बनके तैयार हुआ। तो इस कड़ी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे भारतीय संविधान सभा की मांग। तो इससे पहले हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि 1929 में साइमन कमीशन भारत आता है। तो उस समय मोतीलाल नेहरू जी द्वारा नेहरू रिपोर्ट और मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा जिन्ना रिपोर्ट, इसकी मैं एक अलग से वीडियोज बनाऊंगा, तो वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। वो भी संविधान के लिए ही एक कदम माना जाता है। और 29 दिसंबर 1939 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई और 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया था। तो हम कह सकते हैं कि संविधान सभा की मांग बहुत पहले से ही संविधान भारतीय राजनेताओं द्वारा उठाई जाने लगी थी, लेकिन उस समय अंग्रेजी सरकार ज्यादा शक्तिशाली होने से वो लोग सफल नहीं हुए। इस दिशा में भारतीय संविधान के गठन के विचार में 1934 में पहली बार बी.एन. राव, जो ये बी.एन. राव थे, ये वाम दल के नेता थे, इन्होंने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी। और 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से भारतीय संविधान के निर्माण की मांग की थी। और 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की ओर से घोषणा की थी कि भारत स्वतंत्र होना चाहिए, स्वतंत्र भारत का संविधान होना चाहिए, और जो संविधान भारत का संविधान निर्मित हो भारतीयों द्वारा हो। स्वतंत्र भारत का मतलब होता है जो संविधान सभा होगी, जो संविधान निर्माण करेगी, वो स्वतंत्र भारत के नागरिकों के चुने हुए वयस्क मताधिकार द्वारा बनाई जाएगी, और वो भारत के लिए संविधान बनाएगी। तो वयस्क मताधिकार से चुनी हुई संविधान सभा द्वारा संविधान बनाया जाएगा। संविधान का निर्माण किसी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप, और जो संविधान सभा होगी
उस पे किसी भी बाहरी शक्ति, जैसे इंग्लैंड का उस समय शासन था, ये 1946 के आसपास की 1938 की बात है। तब उस समय अंग्रेजों का शासन था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि कोई बाहरी शक्ति भारतीय संविधान में हस्तक्षेप नहीं, निर्माण में हस्तक्षेप नहीं करेगी। ब्रिटिश सरकार ने नेहरू जी की मांगों को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन इस पे विशेष जोर नहीं दिया। इसके बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से, आप देख सकते हैं, अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। उसमें डोमिनियन स्टेट, मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं कि भारत को अर्धपूर्ण राज्य, भारत की सरकार और संविधान तो रहेगा, लेकिन वो जैसा कि पहले से होता चला आ रहा था, वैसे ही इंग्लैंड के प्रति वफादार रहेगी। क्योंकि ये इस समय डोमिनियन स्टेट का मतलब इसलिए था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, और द्वितीय विश्व युद्ध में भी जो अंग्रेज थे उन्होंने घोषणा कर दी थी कि जो भारतीय सैनिक हैं वो अंग्रेजों की तरफ से लड़ेंगे। लेकिन जैसा कि उन्होंने 1914 से 1919 प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी से कहा था कि हम अगर आप भारतीय सैनिकों को हमारी तरफ से लड़ने के लिए तैयार कर देते हैं तो हम आपको स्वतंत्र कर देंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो इसलिए अब जो भारतीय सैनिक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो पूर्ण रूप से अंग्रेजों के से युद्ध करने के, ये अंग्रेजों के पक्ष में युद्ध करने के लिए पूर्ण रूप से सरकार नहीं कर रही थी। तो अब उन्होंने भारतीयों को अपने तरफ लालायित करने के लिए अगस्त प्रस्ताव भेजा। अगस्त प्रस्ताव में कहा गया था कि भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। इसके बाद आता है क्रिप्स प्रस्ताव 1942। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने सर स्टेप्स क्रिप्स के नेतृत्व में इसे भारत भेजा था। इसका उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध, जैसा हम बता चुके हैं आपको कि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज किसी भी तरह से भारतीयों का साथ पाना चाहते थे, क्योंकि उस समय मित्र राष्ट्र कमजोर पड़ रहे थे और भारत से उन्हें काफी सैनिक मिल जाते। तो इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को अपना संविधान बनाने की अनुमति देना, वो अगर उन्होंने शर्त रखी थी कि अगर भारतीय हमारा साथ देते हैं तो हम उन्हें अपना संविधान बनाने की आजादी दे देंगे। मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर लिया था। 1906 में जो ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी सलीमुल्लाह खां द्वारा, और इस जब 1942 के टाइम पीरियड में उस समय मोहम्मद अली जिन्ना जी इसके मुख्य रूप से कार्यकारिणी के अध्यक्ष थे। तो उन्होंने इस प्रस्ताव को, जो अगर भारतीय युद्ध में साथ देते हैं तो हम राष्ट्रीय कांग्रेस को या भारतीयों को उनका संविधान बनाने की आजादी दे देंगे, इस चीज की का घोर विरोध किया था। मुस्लिम लोगों की मांग थी भारत को दो स्वतंत्र, और मुस्लिम लीग की वही मांग थी कि भारत को दो स्वतंत्र, भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया जाए। दोनों भागों की अलग अलग संविधान सभाएं हो और दोनों भागों का अलग अलग संविधान सभा हो। फिर आता है कैबिनेट मिशन योजना 1946। जब 1942 में संविधान सभा बनाने के लिए कहा गया, उसके बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस में काफी विवाद चलता रहा और कोई भी निस्तारित परिणाम न निकलता देखकर अंग्रेजों द्वारा फिर कैबिनेट मिशन योजना भेजी गई। ब्रिटिश सरकार ने भारत में कैबिनेट मिशन योजना भेजी। इस मिशन ने दो संविधान सभाओं की मांग को अस्वीकार कर दिया। अब अंग्रेज भी भारत से जाना नहीं चाह रहे थे, तो वो चाह रहे थे जितना मुस्लिम लीग और कांग्रेस में वैमनस्यता बढ़ेगी उतना ही भारत के लिए, अंग्रेजों के लिए अच्छा होगा। तो इसलिए उन्होंने जो जिन्ना की दो या मुस्लिम लीग की जो दो संविधान सभाओं की मांग थी उसको अस्वीकार कर दिया, लेकिन एक ऐसे संविधान की योजना थी जिसमें मुस्लिम लीग काफी हद तक संतुष्ट थी। उन्होंने
जैसा कि कैबिनेट मिशन ने अपने प्लान में कहा कि मुस्लिमों को एक निश्चित प्रतिनिधित्व दिया जाए, इसमें ही ईसाइयों और एंग्लो इंडियंस अन्य समुदायों को भी संविधान सभा में शामिल होने और उनके बहुलता के आधार पर उनके क्षेत्र से उन्हें चुने जाने की और उनके प्रतिनिधि होने की बात कही गई थी। इस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। तो कांग्रेस भी मान गई, क्योंकि कांग्रेस भी चाहती थी कि कहीं न कहीं हम अपना संविधान बना लें और भारत को जो अंग्रेज लूट रहे हैं उससे मुक्ति पाए और भारत स्वतंत्र हो जाए। तो उसने मान लिया, ठीक है, हम आपको जो संविधान सभा होगी उसमें आपको मुस्लिम लीग को उसके प्रतिनिधि के अनुसार सीटें दे देंगे और ईसाई और जितने भी अदर जातियां थी उनको भी इसमें सीटें देने की बात कही गई। अब संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में। संविधान सभा का गठन कुल सदस्य 389 थे, जिसमें से ब्रिटिश भारत से 296, देसी रियासतों से 93 सीटें थीं। जैसे कि आप देखते हैं कि भारत आज़ाद होने के बाद भी 552 देसी रियासतें थी, जो माननीय सर भारत के भूतपूर्व नेता श्री सरदार पटेल जी ने कैसे उनको भारत में विलय करके और कैसे भारत को एक संपूर्ण भारत बनाया। तो उसी में ये जो देसी रियासतें थी उनको अधिकार दिया गया कि आप अपने लिए एक अलग अपना संविधान सभा में प्रतिनिधि रख सकते हैं, या आप चाहे तो भारत में रह सकते हैं, या चाहे तो आप स्वतंत्र रह सकते हैं। तो इसमें 93 सीटें देसी रियासतों को भी दी गई थी। ब्रिटिश भारत से 296 सीटों का विस्तार हुआ था। 292 सदस्य गवर्नरी प्रांत से, 4 मुख्य आयुक्त प्रांतों से चुने गए थे। अब इसके बाद आता है सीट आवंटन का आधार, मतलब क्या आधार रखा गया था उन लोगों ने, क्या आधार रखा था कि कैसे प्रतिनिधि होंगे। हर प्रांत और देसी रियासत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में, जैसे कि जो प्रांत थे अंग्रेजों से सीधे गवर्नरी प्रांत थे, या जो देसी रियासतें थी उनको ये अधिकार दिया गया था कि आप 1 लाख जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि चुन सकते हैं और लगभग 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट। और उसके बाद ब्रिटिश भारत सीटों को 3 समुदायों में बांटा गया था। जैसा कि आपने देखा कैबिनेट मिशन 1946 में जो था उसमें कहा गया था कि प्रतिनिधि जो मुस्लिम लीग है और कांग्रेस और जो अन्य वाम दल भी हैं, जो दलित तबका था या अदर जो भी थे, उनको सीटें देने की बात कही गई थी उसमें। तो इसीलिए मुस्लिम, सिख, सामान्य वर्ग में मुस्लिम, सिख को छोड़कर जैसे कि ईसाई और अन्य जितने भी थे दलित या दक्षिण भारत से आती हुई काफी जातियां, उन सबको इसमें सीटें दी गई थी। इसमें 8 महिलाओं को भी स्थान दिया गया था, जिसमें सरोजिनी नायडू, सुचेता और पंडित विजय लक्ष्मी जैसी महिलाएं भी शामिल थीं। अब चुनाव प्रक्रिया, कैसे वो प्रतिनिधि चुने जाएंगे। तो प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं में और उसी समुदाय के सदस्यों द्वारा, जैसे कि जिस प्रांत में चुनाव होगा तो प्रांतों में वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्येक सदस्य को चुना जाएगा। और मतदान प्रणाली एकल संकीर्ण मत, जैसे कि आज भी आप देखते हैं कि जो नागरिक हैं वो एक बार ही वोट डाल सकते हैं, ऐसे ही उस समय भी था कि 10 लाख जनसंख्या वाले क्षेत्र में एक बार ही वोट डालना एकल मतदान प्रणाली थी। समानुपातित प्रतिनिधि, जैसे कि आप देखते हैं कि आज कोई MP MLA हो गया तो MLA साहब 10 लाख जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह समानुपातित प्रतिनिधि प्रणाली से बोलते हैं कि उस समय भी था कि जो 10 लाख जनसंख्या होगी उसका जो चुना हुआ प्रतिनिधि होगा वो 10 लाख जनसंख्या जो संविधान सभा होगी उसमें 10 लाख जनसंख्या को
रिप्रेजेंट करेगा। देशी रियासतों के प्रतिनिधि, देशी रियासतों के शासकों द्वारा नामित करना था। तो इसमें जैसे कि 93 सीटें दी गई थी, लेकिन अक्सर देशी रियासतें जो थी वो संविधान सभा से अलग रहना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे थे। इसीलिए संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित थी, आंशिक रूप से नामांकित निकाय था। जैसा कि आप देख सकते हैं 296 जो थे वो निर्वाचित में आते हैं और जो 93 थे वो देशी रियासतों से चुने हुए। तो आप आंशिक रूप से नामांकित, ये नामांकित जो व्यक्ति थे और 4 प्रांतीय गवर्नरों द्वारा नामित और 2 एंग्लो इंडियन सदस्य भी भारतीय संविधान सभा में शामिल थे। इसके बाद आता है संविधान सभा के चुनाव जुलाई अगस्त में। जो कुल सीटें 296 थी। परिणाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 सीटें और छोटे अन्य स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें। और जिसमें कि आप देख सकते हैं जो संविधान सभा के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, वो मुंबई से लड़ते हैं, वो हार जाते हैं, फिर वो ढाका से लड़ते हैं, वहां से जीत जाते हैं, लेकिन पुनः उनको जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है तो जो ढाका बांग्लादेश, पूर्वी बांग्लादेश है, वो पाकिस्तान के हिस्से में चला जाता है, तो उनको पुनः मुंबई से लड़के चुनाव और संविधान सभा में आना पड़ता है। और जो ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे ये बाद में संविधान सभा से हट जाते हैं, इसलिए ही कैबिनेट माउंटबेटन योजना आती है और वो भारत और पाकिस्तान 2 हिस्सों में भारत का विभाजन करते हैं। देशी रियासतों के 93 सीटें पूरी नहीं भरी नहीं गई क्योंकि उन्हें स्वयं को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया। अभी देशी रियासतें जो थी वो हमने आपको पहले ही बताया कि वो पूर्ण रूप से संविधान सभा में भाग नहीं लेना चाहती थी। वो सोच रहे थे कि वो जब अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिलेगी तो वो न पाकिस्तान में जाएंगे न भारत में जाकर अपना स्वतंत्र राज्य रखेंगे, इसलिए उन्होंने 93 जो सीटें थी वो पूरी नहीं भरी थी। संविधान सभा की प्रतिनिधित्व, यदि संविधान सभा भारत के सभी वैध मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए, जैसा कि भारत में वोट डालने का अधिकार 1909 से मिल चुका था और वही प्रक्रिया आगे चलकर पूरे जो भारत में वैश्य अब 10% बीच में 10% हुआ था, वो अब पूर्ण रूप से जितनी भी जनसंख्या थी उसको जो 21 वर्ष की एज, उस समय वयस्क मताधिकार 21 वर्ष का था, 21 वर्ष की एज जो पूरा कर चुके थे उन सभी के द्वारा चुने हुए संविधान सभा में सदस्य आते थे। फिर भी सभी समुदाय का प्रतिनिधित्व, इसमें सभी समुदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, फारसी, एंग्लो भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, ये जो एंग्लो भारतीय थे ये बोल सकते हैं हम कि जो अंग्रेज सरकार के अधिकारी थे, भारत में काफी दिन से रह रहे थे और भारत की नागरिकता प्राप्त कर चुके थे, वो भी भारतीय समुदाय में भारतीय संविधान सभा में नामित थे। ये इसके 2 सदस्य होते थे। महिलाएं भी सभा की सदस्य थी जिनकी संख्या 8 थी। मैं आपको ये सारे आगे बताऊंगा। महात्मा गांधी जी को छोड़कर उस समय लगभग सभी प्रमुख हस्तियां थी। जो भारत के उस समय राष्ट्रीय आंदोलन के मुख्य केंद्र बिंदु थे, श्री महात्मा गांधी जी, वो इस संविधान सभा के सदस्य नहीं थे क्योंकि उनका मानना था कि जो संविधान सभा है उसमें अलग अलग प्रतिनिधित्व देने से भारत का विभाजन होगा और वही आगे चलकर हुआ। संविधान सभा की कार्यकारिणी प्रणाली, तो पहली बैठक जो संविधान सभा की होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया क्योंकि मुस्लिम लीग वही अपना राग अलाप रही थी कि उसको एक अलग संविधान सभा चाहिए, उसको एक
अलग राष्ट्र चाहिए, क्योंकि वो सोच रहे थे कि उनका हिंदुओं के साथ अगर वो भारत में ही रहे तो हिंदू उनका शोषण करेंगे, लेकिन इसीलिए वो अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे। और इसमें अंग्रेज अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि भारत अपना जब तक संविधान नहीं बना पाएगा तब तक भारत पर उनका शासन रहेगा। और अगर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में यही चलता रहा तो उनका शासन आगे तक चलता रहेगा। वो अस्थिरता का हवाला देकर भारत पर शासन करते रहेंगे। केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया और सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, अस्थायी सदस्य चुने गए, क्योंकि संविधान सभा का जो सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको अस्थायी रूप से सदस्य चुना गया, क्योंकि उसके बाद अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हुए। स्थानीय पदाधिकारी अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एच.सी. मुखर्जी और टी. कृष्णाचारी उपाध्यक्ष। और उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव। अब संविधान सभा बनने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल था कि संविधान कैसा होना चाहिए। तो संविधान कैसा होना चाहिए उसके लिए एक रूपरेखा तैयार करनी थी, और वो रूपरेखा तैयार करने संविधान में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, और संविधान का कितना दायरा होना चाहिए। जैसे कि हम कोई बुक लेते हैं तो उसके आगे उसकी गाइडेंस लिखी होती है। आप कोई भी बुक लेते हैं, जैसे कि एम लक्ष्मीकांत भी आप लेते हैं, तो उसमें देखते हैं कि इस बुक में ये दिया है और ये इससे मान्यता प्राप्त है, और इस बुक में इतना इतना दिया है, और ये यहाँ। तो वही चीज सेम चीज संविधान में भी थी। संविधान में जो प्रस्तावना है वो संविधान का दर्पण भी बोला जाता है, और कुछ लोगों ने संविधान की आत्मा भी बोला है। ये चीज हम आपको जब संविधान पढ़ाएंगे तो बहुत अलग तरीके से क्लियर करेंगे। 23 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय कांग्रेस के महात्मा गांधी के बाद सबसे वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने प्रस्तावना प्रस्तुत की। मुख्य बिंदु, भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया। मतलब कि अब भारत जो है एक पूर्ण रूप से स्वतंत्र संप्रभु, मतलब वो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वो चाहे तो किसी से मित्रता कर सकता है, चाहे तो किसी से शत्रुता कर सकता है। वो अपने नियम कानून बनाने, अपनी विदेश नीति बनाने और अपना प्रशासनिक ढांचा बनाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया, क्योंकि वो अब ब्रिटिश सरकार के अधीन नहीं रहना चाहते थे। जब अपना पूर्ण संविधान बन जाता, ब्रिटिश भारत देशी रियासतें और भविष्य में शामिल होने वाले क्षेत्र भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। जैसा कि आप देखते हैं कि बहुत से राष्ट्र हैं वो राज्यों का संघ है, वैसे ही भारत भी संघ राज्य है। संघ राज्य का मतलब होता है जहाँ पे संघ को शक्तियाँ अधिक हो और राज्य को शक्तियाँ कम हो। इसी को देखते हुए भारत का जो संविधान है उसमें व्यवस्था की गई है कि जो भारत है वो विघटित राज्यों का अविघटित संघ है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस समय जो यूक्रेन और रूस है, ये यूक्रेन रूस का ही हिस्सा था, जैसे भारत का उत्तर प्रदेश है, लेकिन वो वहाँ पे केंद्र की कम शक्तियाँ और राज्य को अधिक शक्तियाँ, उससे वो स्वतंत्र हो गया। लेकिन भारत के संविधान में ये व्यवस्था कर दी गई है कि भारत संघ का हिस्सा, जो भारत संघ है उसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, जिससे कि अगर कोई राज्य भारत से बाहर जाना चाहे तो वो नहीं जा सकता, और भारत चाहे तो उसमें उसका नाम बदल सकता है, उसका क्षेत्र बदल सकता है। ये चीजें जब हम आपको आगे पढ़ाएंगे तो बहुत डिटेल से पढ़ा देंगे। सभी क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा। अब जैसे कि उस समय जो भारत था उसमें कहीं कहीं पे देशी रियासतें, फिर मुंबई और गवर्नरी प्रांत, बंगाल, अवध और पंजाब, ये सारे छोटे छोटे गवर्नरी प्रांत थे। तो इन सभी की सीमाओं का निर्धारण
संविधान सभा द्वारा कि कितने राज्य होंगे, कैसा होगा, भारत में कौन सा राज्य कहाँ होगा। संपूर्ण सत्ता का स्रोत भारतीय जनता होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संविधान द्वारा भारत की जनता को सर्वोच्च सत्ता प्राप्त की गई है कि वो अपने मत द्वारा एक अपनी सरकार का खुद निर्माण कर सकती है। इसमें सत्ता का पूर्ण स्रोत भारतीय जनता को दे दिया गया, सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। अब जैसा कि आप देख रहे हैं काफी समय से पीछे छुआछूत और ऊंच नीच और अमीरी गरीबी काफी चीजों का जो असमानता थी, उस चीज को अब संविधान सभा द्वारा समाप्त करने के उद्देश्य में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की गई थी। और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और संगठन की स्वतंत्रता। जैसा कि कोई भी अपना विचार रख सकता है, बस वो राज्य के राजद्रोह में की श्रेणी में, जिससे कि राज्य में आंतरिक अशांति न फैले, अपना विचार अभिव्यक्त शांतिपूर्ण ढंग से रख सकता है न, और अभिव्यक्त कर सकता है, और वो चाहे तो किसी भी धर्म में विश्वास रख सकता है, किसी भी संस्था में विश्वास रख सकता है। विश्वास की पूर्ण स्वतंत्रता उसको दी गई थी। और संगठन की स्वतंत्रता, जैसा कि आप देखते हैं कि संगठन मतलब होता है एक यूनियन, तो कोई भी कोई यूनियन बना सकता है, बस वो यूनियन शांतिपूर्ण अस्तित्व के साथ राज्य में अपनी बात के लिए संगठित हो सकते हैं बिना हथियार के। अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और जनजातीय क्षेत्र को पर्याप्त सुरक्षा। जैसा कि भारत विविधताओं भरा देश है, इसमें बहुत पूर्व काल से ही काफी लोग अल्पसंख्यक और पिछड़े और निम्न जात से आते हैं, उनके भी विकास और पर्याप्त जो निम्न तबका था उसको उच्च तबके के बराबर लाने के लिए संविधान में अन्य पिछड़ा वर्ग और जनजातीय क्षेत्रों को भी विशेष महत्व दिया गया था, और ये जब राष्ट्रपति के अधीन रखे गए। संघ की एकता और अखंडता बनाए रखना, जैसा कि हम बता चुके हैं कि काफी सारे देश हैं जो कई राज्यों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन भारत वो राज्य है जहाँ पे विकसित राज्यों का अविकसित संघ, क्योंकि राज्य जो है वो उनका विघटन हो सकता है लेकिन संघ का नहीं। अगर आप एक बार भारत संघ में शामिल हो जाते हैं तो आप फिर भारत संघ से बाहर नहीं जा सकते। जैसे कि 36वां संविधान संशोधन सिक्किम को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाया गया और उसको भारत संघ में शामिल किया गया। अब वो भारत का ही पार्ट है, ना कि वो एक अलग सिक्किम राष्ट्र बन सकता है। विश्व शांति, मानव कल्याण में भारत की योजना, जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारत का जो संविधान था उसने बहुत से युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध देखा था, और उसने काफी विनाश भी देखा था। जापान में परमाणु बम गिरने से हुआ विनाश भी देखा था। तो यह भारत विश्व शांति और इसी के चलते भारत विश्व बंधुता के लिए काफी मंचों पे भी आगे आया। तो भारत के संविधान में मानव कल्याण और विश्व शांति का भी उद्देश्य रखा गया था। जैसे कि परमाणु रक्षा पे भी भारत सबसे पहले जो हथियार रखे जाते हैं उनका विरोधी था। 22 जनवरी 1947 को संविधान ने स्वीकार किया। ये जो प्रस्तावना है इसको 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मत से स्वीकार कर लिया गया। जो संविधान सभा की समिति थी उसने प्रस्तावना जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई थी उसको 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मत से स्वीकार कर लिया गया। आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना बनी। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो संविधान होगा उसका क्या दायरा होगा और कैसा रहेगा भारत का संविधान और क्या क्या चीजें उसमें होंगी। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा
13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, उसी को आगे चलकर भारतीय संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मत से स्वीकार कर लिया गया। और आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू और मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी। और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई आपको कमी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और फॉलो करना ना भूलें हमारा यूट्यूब चैनल आखिरी एग्जाम।